Hello everyone, this is your revision video for annual examination subject history. Our first topic is rise of new kingdoms. हर्षवर्धन जो थे वो लास्ट रूलर थे जिन्होंने सबसे बड़ा एम्पायर अपने कंट्रोल में कर रखा था एंशंट इंडिया में, लेकिन उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद ही उनका एम्पायर टूट गया और बहुत सारे न्यू किंगडम्स अराइज हो गए नॉर्दर्न इंडिया में। जो चाहमानाज और गुर्जर प्रतिहारास थे वो मेन किंगडम्स थे। पालास जो थे वो भी एक इंडिपेंडेंट किंगडम था ईस्टर्न पार्ट में, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा साइड था। डेक्कन और सदर्न रीजन्स में चालुक्यास को रिप्लेस किया राष्ट्रकूटास और पल्लवास को चोलास ने। These kingdoms continuously fought with each other for supremacy and expansion of their territories. ये किंगडम्स कंटिन्यूसली फाइट करते रहे सुप्रीमेसी के लिए। सुप्रीमेसी मीन्स अथॉरिटी या कंट्रोल, और अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। सो जो बाउंड्रीज थी किंगडम्स की वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती थी। 7th सेंचुरी में जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे या वॉरियर चीफ्स थे वो इमर्ज हुए डिफरेंट रीजन्स में और उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप कर लिया। जो रूलर्स होते थे वो इन लैंडलॉर्ड्स को एक्सेप्ट करते थे उनके सबऑर्डिनेट की तरह, या उन्हें सामंतास कहते थे। ये सामंतास उन्हें गिफ्ट्स देते थे रूलर्स को, उनके कोर्ट सेशंस अटेंड करते थे और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे रिक्वायरमेंट के टाइम पर। लेकिन टाइम के साथ क्या, वो जो सामंतास थे वो ज़्यादा पावरफुल होते गए, वेल्दी होते गए और उन्हें ग्रैंड टाइटल मिल गया महासामंतास का या महामंडलेश्वरा का, जो ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन कहा जाता है। उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया रूलर के कंट्रोल से और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। जो राष्ट्रकूटास थे वो सबऑर्डिनेट थे चालुक्य रूलर्स के कर्नाटक में। लेकिन 753 CE में जो राष्ट्रकूटा चीफ थे जिनका नाम था दंती दुर्गा, उन्होंने चालुक्यास को डिफीट किया और अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया डेक्कन पर। दंती दुर्गा क्षत्रिय नहीं थे बाय बर्थ, सो उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि एक नॉन क्षत्रिय को एज अ रूलर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि पहले जो होता था वो जो क्षत्रिय होते थे सिर्फ वही रूलर्स बन सकते थे। जो नॉन क्षत्रिय होते थे बाय बर्थ उन लोगों को रूलर नहीं बनने दिया जाता था। सो उनके लिए डिफ़िकल्ट था, तो उन्हें वो क्षत्रिय का स्टेटस गेन करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था जिसका नाम था हिरण्यगर्भ महादान। वो ब्राह्मण्स की हेल्प से ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है द गोल्डन वॉर्म। सो जो पर्सन ये रिचुअल परफॉर्म करता था उसे ऐसा कंसिडर कर लिया जाता था कि हाँ ये अब क्षत्रिय है। There are some instances where non-Kshatriya men from influential families use their military skills to establish their own kingdoms. जो नॉन क्षत्रिय मैन होते थे वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो अपनी मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करते थे और अपना अलग किंगडम स्टैब्लिश कर लेते थे। मयूर शर्मन और हरिचंद्र ये तो ब्राह्मण्स थे बाय बर्थ, इन्होंने बैटल्स फॉट करी, अपना इस्टेब्लिश किया। कदम डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की मॉडर्न डे जो भी कर्नाटक में है, और गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी राजस्थान में रिस्पेक्टिवली। ओके, फिर 750 CE में पाला डायनेस्टी आई। ये किसने इस्टेब्लिश की थी? गोपाला ने, बंगाल रीजन में। और गोदा किंग नेम्ड शशांक हैड डाइड विदाउट लिविंग बिहाइंड अ सक्सेसर। जो गोदा किंग थे शशांक, वो उनकी डेथ हो गई लेकिन उनका कोई सक्सेसर नहीं था। सो गोपाला को इलेक्ट किया गया एज अ रूलर। जो बंगाल के चिफ्टेंस थे और बिहार रीजन्स के, उन लोगों ने गोपाला को इलेक्ट किया एज अ रूलर। सो पाला डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था गोपाला ने। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइजिंग पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो सजेस्ट करते हैं कि दिल्ली जो है वो कंटिन्यूसली इनहैबिटेड है, मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई नए रूलर्स आते ही गए। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कमर्शियल सेंटर था मिडिवल पीरियड में। दिल्ली जो थी वो कैपिटल थी किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर राजपूत रूलर्स ऑफ तोमर डायनेस्टी। जो तोमर डायनेस्टी थी राजपूत रूलर्स, उनका फर्स्ट टाइम उन्होंने इसे कैपिटल बनाया था। मिड 12th सेंचुरी में चौहान आए, चाहमना या राजपूत डायनेस्टी थी अजमेर की, उन्होंने कंट्रोल किया दिल्ली के ऊपर तोमर रूलर को डिफीट करके। अंडर तोमर्स एंड चौहान्स मैनी रिच जैन मर्चेंट स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स हियर। इनके टाइम पीरियड पर बहुत सारे जो जैन मर्चेंट्स थे उन लोगों ने दिल्ली में रहना स्टार्ट किया और टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए।
मार्केट्स भी अच्छा बन गया, वहाँ पर टेम्पल था इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट भी होने लग गया, तो वहाँ का मार्केट भी ग्रो होने लगा, जो कि एक बूस्ट था ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। जो कॉइन्स थे जिनका नाम था दिल्लीवाल, वो भी मिंट किए गए सिटी में और वो सर्कुलेट होने लग गए वाइडली। 1192 CE में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया टर्किश रूलर मोहम्मद ऑफ गोरी ने इन सेकंड बैटल ऑफ टेरन। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई सेकंड बैटल ऑफ टेरन, उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया 1192 CE में। उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी दिल्ली को इंक्लूड करके, वो सब किसके हैंड में चली गई? सुल्तान मोहम्मद के हैंड में चली गई। सून सुल्तान ने कन्नौज को भी जीत लिया और कुछ अदर रीजन्स जो थी सब कॉन्टिनेंट की वो भी उनके कंट्रोल में चली गई और फिर वो इंडिया छोड़कर चले गए। ही लेफ्ट हिज इंडियन टेरिटरीज इन द चार्ज ऑफ अ ट्रस्टेड स्लेव एंड एबल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज आल्सो अ टर्क। वो इंडिया छोड़ के चले गए तो इंडिया में जितनी भी उनकी टेरिटरी थी वो सब वो किसके चार्ज में देकर चले गए? उनके एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें देकर वो चले गए। कुतुबुद्दीन ऐबक भी टर्क से ही थे। जब गौरी की डेथ हुई उसके बाद 1206 CE में कुतुबुद्दीन ऐबक ने टेरिटरी का पूरा कंट्रोल कर लिया और कन्क्वर्ड बाय गौरी इन इंडिया, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन की। दिल्ली कैपिटल बन गई दिल्ली सल्तनत की और ग्रेजुअल उन्होंने कंट्रोल कर लिया वास्ट एरिया। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दो द टर्किश रूलर इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद ऑफ गोरी बट वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि टर्किश रूल को स्टार्ट तो किया था मोहम्मद गौरी ने, लेकिन उसे एक्चुअली किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली पर बहुत टाइम तक रूल किया और अदर पार्ट्स पर भी। बिटवीन 1206 CE एंड 1526 CE इतने सालों तक दिल्ली सल्तनत ने रूल किया। सल्तनत कंसिस्ट ऑफ 5 डायनेस्टीज। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज आती है, जिसमें है ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था उसे, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टीज। जो सुल्तान से दिल्ली के वो मेनली टर्किश ओरिजिन के थे, मीन्स वो लोग टर्क से आए थे। जो फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की वो थी ममलूक या स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद ऑफ गोरी के स्लेव थे, इसलिए इस डायनेस्टी को नाम दिया गया स्लेव या ममलूक डायनेस्टी। ममलूक या स्लेव का मतलब होता है सन ऑफ अ स्लेव। ममलूक का मतलब होता है कि या तो स्लेव या स्लेव का बेटा। ऐबक को सक्सीड किया उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने, जिन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्क्वर किया। उनके डेथ से पहले इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रज़िया को नेक्स्ट सुल्तान अपॉइंट किया, क्योंकि वो अपने भाइयों से बेटर एडमिनिस्ट्रेटर थी। रज़िया कैपेबल थी और एफिशिएंट रूलर थी, लेकिन जो कोर्ट के नॉबल्स थे उन लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो वुमेन थी। तो ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी कि वुमेन कैसे रूलर बन सकती है। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और इवेंचुअली उन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लेव रूलर जो आए वो थे घियासुद्दीन बाल्बन, जिन्होंने लोगों को बचाया मंगोल्स के अटैक से और उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर ली। और जो नोबल्स की ग्रोइंग पावर थी उन्हें भी कंट्रोल कर लिया। जो बाउंड्रीज थे दिल्ली सल्तनत की वो एक्सपैंड हो गई और खलजी और तुगलक डायनेस्टीज के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा और पार्ट्स ऑफ राजस्थान और डेक्कन को वन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने फर्दर एक्सटेंड किया सल्तनत को और मैनी सदर्न स्टेट्स को। तुगलक्स को फॉलो किया सैयद डायनेस्टी ने, जो कि फाउंड की थी खिज़र खान ने। सैयद डायनेस्टी किसने बनाई थी? खिज़र खान ने। ये एक गवर्नर थे मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक के अंडर में। ही हेल्प्ड टर्किश लीडर अमीर तुमर ड्यूरिंग हिज अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत व्हेन नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वाज द रूलर। खिज़र खान और वीक सक्सेसर जो थे, तो डायनेस्टी कोलैप्स हो गई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। पावर पास ऑन लोधी डायनेस्टी। अब पावर किसके पास चली गई? लोधी डायनेस्टी में, जो कि एस्टैब्लिश की थी बहालुल लोधी ने। एक ये अफ़गान जनरल ऑफ सैयद्स के अफ़गान जनरल थे ये।
He expanded his empire by invading the neighboring kingdoms. Rule of Delhi Sultanate came to an end in 1526 when Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. अब दिल्ली सल्तनत का एंड आ गया 1526 में, जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कुतुब मीनार. कुतुब मीनार जो थी वो बनाई गई थी लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी में. मीनार कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द मुस्लिम्स टू ऑफर प्रेयर. इसके साथ साथ मीनार कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क भी बनाया गया था जहाँ पे मुस्लिम्स प्रेयर करते थे. जो इंस्क्रिप्शन है वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट. कुतुब मीनार जो है वो वर्ल्ड के टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट है. इस पर जो इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है कि इसे कंस्ट्रक्ट तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो इस कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं कर पाए. उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था. ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार बट वॉज अनेबल टू कम्प्लीट. उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट नहीं कर पाए. इसे कंप्लीट किए उनके सक्सेसर इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने. ओके, बहुत सारे मॉस्क और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए दिल्ली सुल्तान्स के थ्रू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक मुग़ल रूलर्स से. 6 ग्रेट मुग़ल रूलर्स हैं जिन्हें ग्रेट मुग़ल एम्परर्स भी कहा जाता है. फर्स्ट वन है बाबर. बाबर जो थे वो एल्डेस्ट सन थे सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा के. उसके बाद आए हुमायूं. हुमायूं जो थे वो एल्डेस्ट सन थे बाबर के. ओके, देन आए अकबर. अकबर थे एल्डेस्ट सन हुमायूं के. फिर आए जहांगीर, ये थे एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर. देन आए शाहजहाँ, ये थर्ड सन थे जहांगीर के. और लास्ट में आए औरंगज़ेब जो कि शाहजहाँ के थर्ड सन थे. ये 6 मुग़ल एम्परर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम में आएंगे, सो इन्हें याद रखिएगा. ओके, देन है ज़मींदारी एंड जब्त सिस्टम. जो लैंड रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, वो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था मुग़ल गवर्नमेंट के लिए. 1580 CE में अकबर ने एक न्यू सिस्टम अडॉप्ट किया लैंड रेवेन्यू का, जिसे कहा गया जब्त और दहसला. इस सिस्टम के अंडर अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे राजा टोडरमल, उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसका अडॉप्ट किया? शेरशाह सूरी का. ये सिस्टम जो था ये बेनिफिशियल था एम्पायर के लिए भी. इससे इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रेंथेंड होती थी और मुग़ल ट्रेजरी फिल होती थी वेल्थ से. बहुत सारा कलेक्शन किया जाता था लैंड रेवेन्यू से. सो जो मनी कलेक्ट की जाती थी फिर वो बिल्डिंग्स बनाने में, फोर्ट्स बनाने में, मैग्निफिशेंट पैलेसेस बनाने में, स्ट्रॉन्ग आर्मी रेस करने में और वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती थी. सो जब्त सिस्टम के 3 मेन फीचर्स थे. पहला तो था मेजरमेंट. सभी पीजेंट्स की लैंड को पहले मेजर किया जाता था कि किसके पास कितनी ज़मीन है. फिर जब वो सर्वे होता था उसके बेसिस पे राजा टोडरमल ने 1570 से लेकर 1580 में 10 सालों तक सर्वे किया. देखा फिर कि कहाँ पर लैंड कितनी कल्टीवेबल है. उस कल्टीवेबल लैंड को फिर उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया. पहली थी पोलाज, जो कि एवरी ईयर लैंड कल्टीवेट होती थी. हर साल जो लैंड कल्टीवेटेड होती थी उसे नाम दिया गया पोलाज. सेकंड दिया गया परोती या फैलो लैंड कल्टीवेटेड एवरी 1 or 2 ईयर्स. जो लैंड या तो 1 साल या 2 साल में कल्टीवेट होती है उसे नाम दिया गया परोती. फिर थी छाछर. फैलो लैंड कल्टीवेटेड एवरी 3 or 4 ईयर्स. जो 3 से 4 सालों में लैंड कल्टीवेट होती थी वो थी छाछर. और लास्ट में दिया गया बंजर, जो कि 5 ईयर्स तक लैंड कल्टीवेट नहीं होती थी, उसे नाम दिया गया बंजर. सो जो टैक्स वो लोग ईच क्रॉप पर टैक्स देते थे वो कैश में लेते थे. वो लोग फिक्स किया गया था कि जिसकी कितनी लैंड कल्टीवेबल है उसके अकॉर्डिंग उससे टैक्स लिया जाता था. एवरेज प्रोड्यूस निकाला जाता था कि किसका एवरेज कितना निकल रहा है और उस क्रॉप की लोकल प्राइस बनाई जाती थी हर 10 साल में. फिर जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कैश में या फार्मर्स को लोन दिया जाता था एग्रीकल्चर के लिए. जो फार्मर्स होते थे वो उनका हेरिडिटरी राइट होता था अपने लैंड पर और वो लोग रेवेन्यू पे करते थे.